प्यारे बच्चों, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और कुशल होंगे। तो हमने जो है शब्द व्यवस्था का एक पार्ट पढ़ लिया था, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद, जिसमें हमने पढ़ा था तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशज शब्द। और अर्थ के आधार पर भी हमने पढ़ लिया था कि सार्थक शब्द होते हैं और निरर्थक शब्द होते हैं। तो इसी दृष्टि में हम आज इस कक्षा के माध्यम से रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं कि रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में। रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, तो यदि क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है, तो रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। पहला होता है रूढ़ शब्द, दूसरा होता है यौगिक शब्द, तीसरा होता है योग रूढ़ शब्द। तो ये 3 प्रकार के भेद रचना के आधार पर शब्द के होते हैं। हम इस कक्षा में एक एक करके समझेंगे कि रूढ़ शब्द कौन से होते हैं, यौगिक कौन से होते हैं और योग रूढ़ शब्द कौन से होते हैं। तो हम शुरू करेंगे रूढ़ शब्दों से। रूढ़ शब्द डेफिनेशन देखते हैं तो रूढ़ शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनके टुकड़े करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता हो। मतलब क्या है कि यदि हम कोई शब्द ले रहे हैं, यदि हम उसको तोड़ दें, मतलब उसका वर्ण विच्छेद कर दें, ठीक है, तो उसका कोई अपना अर्थ नहीं रहेगा, तथा जो पूर्ण अर्थ रूप से अर्थ में स्वतंत्र होते हैं उन्हें ही रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे कमल, कमल जो शब्द है, अब कमल को हम ब्रेक करें, वर्ण विच्छेद करें, तो बन जाएगा क म ल। अब यहाँ यदि देखें क म ल अलग अलग करके लिख रहे हैं तो इनका अपना कोई अर्थ ही नहीं है। ठीक है, क म ल ये हमने लिखा। अब इन तीनों जो वर्ण बने इनका अपना कोई अर्थ नहीं है यहाँ पर शब्द, क्योंकि ये वर्ण बन गए। शब्द क्या होता है, वर्णों का समूह होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ये वर्ण है, इसलिए इनका अपना अर्थ नहीं है। ठीक है, जब इनको जोड़ेंगे तब ये शब्द बनेंगे, और जब शब्द बन जाएगा तो इनका अपना कोई अर्थ होगा। जैसे पानी है, पानी को हम यदि लिखे पा प्लस नी, ठीक है, पा का अपना अपना कोई अर्थ नहीं है। ठीक है, लेकिन जैसे ही इसके साथ नी जोड़ा जाता है तो इसका अपना अर्थ बन जाता है, वो बन जाता है पीने वाला पानी। घर, घर के हमने टुकड़े किए, ठीक है, तो बन गया घ और र। अब घ और र तो लेटर बन गए, वर्ण बन गए, वर्ण बन गए। जब इन वर्णों को जोड़ा तो बन गया शब्द, और जोड़ने के बाद ही इनका अपना कुछ अर्थ बन पाता है। तो इस तरीके से हम ढेर सारे एग्जाम्पल यहाँ पर दिए गए हैं। पेड़, पेड़ ये रहा। ठीक है, यदि हम देखें कि पेड़, पेड़ यहाँ चित्र भी दिया गया है। चित्र में यहाँ पर देखेंगे आप, ये चित्र है। पेड़ के हम यदि टुकड़े करें, पे प्लस ड़, अब 2 टुकड़े बन गए। 2 टुकड़े बने तो इन टुकड़े बनने के बाद इनका अपना कोई निश्चित अर्थ नहीं रहा, ये निरर्थक हो गए। ठीक है, इसीलिए ये जो टुकड़े करने के बाद ये शब्द नहीं बन पाएंगे, इनको रूढ़ शब्द नहीं कहेंगे। ठीक है, रूढ़ शब्द वही होते हैं जिनका अपना निश्चित अर्थ होता है, वही रूढ़ है। यदि उन रूढ़ शब्दों का टुकड़ा कर देंगे तो वो निरर्थक हो जाएंगे। यहाँ आप इन सब उदाहरणों के टुकड़े करके देख सकते हैं। जैसे पेंसिल है, पेंसिल को हम कैसे लिखें, पेंसिल को हम कैसे लिखेंगे कि जो है टुकड़े हो जाएं। पेंसिल को यदि हम लिखें तो पे हम क्या लिखेंगे, पेन और सिल, सी और ल, ये इसके टुकड़े हो गए। अब देखिए ध्यान से, तो ना तो इसका अपना कोई निश्चित अर्थ बचा, ना इसका बचा, ना ही ल का। ठीक है, क्योंकि ये सब को जो है वर्ण बन गए हैं।
और वर्ण से ही क्या बनते हैं, शब्द बनते हैं। और जब वर्णों को जोड़ देते हैं सही क्रम में तब जाके शब्द बनता है। ठीक है, टुकड़े करने पर वो शब्द नहीं रहता है। तो ये थे रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्दों का अपना अर्थ होता है निश्चित, यदि उनके टुकड़े कर देंगे तो उनका अपना अर्थ नहीं रहेगा। यही इसमें समझाया गया है। जैसे उदाहरण से हम और भी देख सकते हैं, ये कमल है, कमल है, कमल के टुकड़े किए तो बन गया कमल। अब ये टुकड़े करने पर इसका कोई निश्चित अर्थ नहीं रहा। लेकिन यदि हम बात करें किसकी, बात करें एक इस शब्द की, कमल, ये एक शब्द है जिसका अपना एक निश्चित अर्थ है। क्या अर्थ है, कमल एक फूल को बोलते हैं। यहाँ घर है, घर के टुकड़े किए घर, तो यहाँ कोई निश्चित अर्थ नहीं रहेगा, लेकिन घर जैसे ही बोला तो ये हो जाएगा हमारा आलीशान घर, महल। ठीक है, जहाज है, जहाज के हमने टुकड़े किए तो इसका अर्थ नहीं रहा, और जैसे ही हमने इसको सबको जोड़ के लिखा जहाज, तो इसका अपना एक निश्चित अर्थ बन जाता है। अब हम बात करते हैं यौगिक शब्द। पहले हमने पढ़ लिया है रूढ़ शब्द क्या होते हैं, अब यौगिक शब्दों के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, जब दो या दो से अधिक शब्दों का, कौन से शब्दों का, रूढ़ शब्दों का, ठीक है, जब हम दो रूढ़ शब्दों को आपस में मिलाएंगे और जो उससे तीसरा जो शब्द बनेगा, ठीक है, लेकिन उसका अर्थ होना चाहिए। बड़ी बात यह है, जब हम दो या दो से अधिक रूढ़ शब्दों को मिला देंगे और जो तीसरा जो शब्द बनेगा अर्थ वाला शब्द, उसी को हम यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हम घर में भी कहीं पे भी कुछ ऐसा काम करते हैं जिसमें हम एक चीज़ के अंदर दूसरी चीज़ जोड़ देते हैं और जो है फिर नया एक रूप ले लेती है। ठीक है, तो वो जो चीज़ बनी तीसरी, उसी को हम यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे देखो यहाँ पर ये विद्या, विद्या जो शब्द है रूढ़ शब्द है, दूसरा शब्द है आल्य। अब इन दोनों को जोड़ा, तीसरा शब्द क्या बन गया, विद्यालय, ये तीसरा शब्द बन गया। तो यहाँ पर विद्यालय जो है एक ऐसी जगह है जहाँ पर विद्या पढ़ने के लिए सभी विद्यार्थी आते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे शब्द जिनमें दो शब्दों को जोड़कर तीसरा एक नया शब्द बनाया जाए, जैसे यहाँ बना विद्यालय, तो इसको हम, विद्यालय को हम यौगिक शब्द कहेंगे। आगे और उदाहरण है, जैसे नया जो शब्द है दूसरा, यहाँ पर देखिए डाक एक शब्द है, एक घर है, इन दोनों को जोड़ने से तीसरा जो शब्द बना सार्थक शब्द। ठीक है, सार्थक शब्द होना चाहिए जिसका कोई अपना निश्चित अर्थ हो। ठीक है, तभी वो यौगिक शब्द कहलाएगा। तो यहाँ पर बन जाएगा डाक घर, तो ये भी कौन सा शब्द है, यौगिक शब्द है। डाक और घर दोनों जोड़े और तीसरा शब्द बन गया। यहाँ पर देखिए देश प्लस वासी, देश प्लस ये है हमारे देशवासी हैं, यहाँ देश भी एक शब्द है और वासी भी एक शब्द है, इन दोनों को जोड़ा तो तीसरा शब्द क्या बन गया, देशवासी। ये सार्थक शब्द है। ठीक है, इसलिए इसको हम यौगिक शब्द कहेंगे। इसके अलावा आप जो है समझ के तौर पर यहाँ तक समझ गए होंगे तीन उदाहरण में कि जो है यौगिक शब्द में दो शब्दों को जोड़ा जाता है, और जब दो शब्द जुड़ जाते हैं तो जब तीसरा शब्द बनता है, जैसे यहाँ दो शब्द जोड़े विद्या प्लस आल्य, तीसरा बन गया विद्यालय, डाक प्लस घर जोड़ा तो बन गया डाक घर। ठीक है, और देश प्लस वासी को जोड़ के हमने बनाया देशवासी। तो हमें एक बात याद हो गई कि यौगिक जो शब्द होते हैं उनमें दो शब्द जोड़ने जरूरी हैं। ठीक है, तभी जाके कोई तीसरा शब्द बनेगा, और वो जो शब्द बनेगा वो होगा यौगिक शब्द। अब यहाँ पर उदाहरण के लिए कुछ शब्द दिए गए, जैसे गुड़ सवार, गुड़ सवार, तो हमने गुड़ में सवार जोड़ा तो क्या बन जाएगा, गुड़ सवार। रसोई में हमने घर जोड़ा, ठीक है, तो बन जाएगा रसोई घर। राजकुमार के लिए हमने राज प्लस कुमार जोड़ा तो बन जाएगा राजकुमार। पुस्तक प्लस आल्य पुस्तकालय। महान प्लस पुरुष महापुरुष। देव प्लस आल्य देवालय। सह प्लस पाठी सहपाठी। नीला प्लस पन नीलापन। छात्र प्लस आवास छात्रावास। भोजन प्लस आल्य भोजनालय। रेल प्लस गाड़ी
रेलगाड़ी। अब ये जो शब्द दिए गए हैं ना, यदि आप ध्यान से देखेंगे तो ये सारे शब्द किन्हीं दो शब्दों से जुड़कर बने हैं। जब दो शब्द जुड़े तभी इन शब्दों का निर्माण हुआ है। इसलिए ये सारे शब्द यौगिक शब्द कहलाएंगे। रचना के आधार पर तीसरा जो भेद बच गया है, दो हमने कर लिए हैं। यौगिक शब्द के बाद जो आता है वो होता है योग रूढ़। अब हम इसको समझते हैं। देखो क्या दिया गया है इसमें, योग रूढ़ में जो शब्द किन्हीं दो शब्दों के जुड़ने से बनता है। देखिए यहाँ थोड़ी सी दिमाग लगाने वाली बात है कि यौगिक भी दो शब्दों के जुड़ने से ही बनते हैं, लेकिन योग रूढ़ में एक अलग विशेषता है कि दो शब्दों से जुड़ने से तो बनेंगे, लेकिन जो तीसरा जो शब्द प्रयोग होगा ना, वो किसी विशेष अर्थ में के लिए प्रयोग होगा। ठीक है, वो कोई साधारण शब्द नहीं होगा, वो विशेष शब्द होगा। और जो विशेष शब्द होता है वो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के लिए प्रयोग होता है। यदि ऐसा कोई शब्द है तो उसको हम योग रूढ़ शब्द कहेंगे। जैसे उदाहरण से समझ के देखते हैं। देखो शब्द है लंबोदर। क्या है शब्द? लंबोदर। और लंबोदर को कैसे लिखते हैं? लंबा प्लस उदर, लंबा प्लस उदर। उदर का मतलब होता है पेट। उदर का मतलब क्या होता है? पेट होता है। और लंबा मतलब लंबा। ठीक है, अब यहाँ पर इसका मीनिंग हो गया कि लंबा प्लस उदर, कि इसका अर्थ है कि बड़े पेट वाला, बड़े पेट वाला। अब बड़े पेट वाला हम किसको बोलते हैं? लंबोदर जो शब्द बनता है वो किसके लिए प्रयोग किया जाता है? वो किया जाता है गणेश जी के लिए। देखो अब ये जो लंबोदर शब्द बना, ये विशेष अर्थ के लिए प्रयोग हुआ, विशेष व्यक्ति के लिए प्रयोग हुआ है। किसके लिए प्रयोग हुआ है? वो विशेष व्यक्ति कौन है? गणेश जी है। कौन है? गणेश जी वो विशेष व्यक्ति है। करते हैं, ये शब्द दिया गया दशानन। दशानन जो शब्द दिया गया है, दशानन शब्द में हम ध्यान से देखेंगे तो क्या दिया गया है? 10 प्लस आनन। अब यहाँ आनन का मतलब होता है मुख, मुख या मुंह, फेस। अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं? फेस। अब 10 आनन मतलब 10 मुंह किसके थे? 10 फेस किसके थे? वो कोई साधारण आदमी नहीं है, वो विशेष आदमी है। कौन है वो विशेष आदमी? 10 मुख वाला, वो रावण है। ठीक है, तो जो दशानन जो शब्द प्रयोग हुआ है, जो दशानन जो शब्द प्रयोग हुआ है, वो विशेष व्यक्ति अर्थात रावण के लिए प्रयोग होता है। इसलिए जो है दशानन जो शब्द है वो योग रूढ़ शब्द हो जाएगा, न कि यौगिक शब्द। ये दो उदाहरण थे। जो है लंबोदर गणेश जी, गणेश जी विशेष व्यक्ति हैं। ठीक है, इसलिए गणेश जी को लंबोदर बोलते हैं। और जो है एक शब्द और गणेश जी के लिए बड़ा प्रचलित शब्द है गजानन। ठीक है, गजानन मैंने आप लोगों को समझा ही दिया है। गज का मतलब होता है, गज का मतलब होता है हाथी, और आनन का मतलब होता है मुंह। आनन का मतलब क्या होता है? मुंह या मुख या फिर फेस। अब हाथी के जैसा मुख किसका है? इस संसार में हाथी के जैसा फेस, ठीक है, मुख किसका है? सिर्फ गणेश जी का है। इसलिए जो गजानन जो शब्द बन गया, दोनों को जोड़ने से गज प्लस आनन जोड़ने से नया शब्द बना गजानन। ये विशेष व्यक्ति गणेश जी के लिए प्रयोग हो गया है। आगे है, यहाँ पर और भी उदाहरण दिए हैं, जैसे पंकज। पंख का मतलब होता है कीचड़। पंख का मतलब क्या होता है? कीचड़। और ज का मतलब होता है जन्म लेने वाला या उत्पन्न होने वाला। अब देखो कमल कहाँ यूज होता है? और भी बहुत सारे जो है फूल पौधे पानी में यूज होते हैं, लेकिन जो पंकज जो शब्द है ना, वो औरों के लिए यूज नहीं हुआ है, वो सिर्फ विशेष के लिए यूज हुआ है। और वो विशेष कौन है? कमल। आप इसको देख भी सकते हैं। तो पंकज जो शब्द है वो यौगिक न होकर योग रूढ़ बन जाएगा, क्योंकि ये जो शब्द बना पंकज, ये विशेष फूल के बारे में प्रयोग किया गया है। जैसे आगे है नीलकंठ। नीलकंठ
मतलब नीला है जिसका कंठ, नीला कंठ, ठीक है ना, दो शब्दों से बना नीला कंठ। अब देखो नीला कंठ जो है ना वो आप देखेंगे कि किसी एक विशेष पर्टिकुलर आदमी के लिए प्रयोग होता है और वो भगवान है। भगवान कौन है? वो भगवान शिव है। तो शिव को हम नीलकंठ भी बोलते हैं, ठीक है ना। और एक और है जो जिसके लिए हम नीलकंठ प्रयोग कर सकते हैं, वो है मोर। क्योंकि आप देखेंगे जो मोर है उसका जो गला है, गर्दन जो है वो भी नीली होती है, इसलिए मोर को भी हम नीलकंठ नाम देते हैं। तो ये जो है 4 उदाहरण थे, तब पिक्चर के साथ मैंने समझाए हैं। इसके बाद है यहाँ पर है योग रूढ़ के और कुछ उदाहरण हैं जो पिक्चर के थ्रू संभव नहीं हो पाए, लेकिन हम इनको समझेंगे। पीताम्बर, पीताम्बर का मतलब होता है, पीत का मतलब होता है पीला। पीत जो है संस्कृत भाषा का शब्द है, इसका मतलब होता है पीला। और अंबर का मतलब होता है कपड़ा। अंबर का क्या मतलब होता है? कपड़ा। अब देखिए पीले कपड़े वाला, पीले कपड़े वाला कौन है? भगवान विष्णु। पीले कपड़े वाला कौन है? भगवान विष्णु। जलद, जलद का मतलब होता है जल, जलद का मतलब होता है जल प्लस द, जल प्लस द, और द का मतलब है यहाँ पर देने वाला। जल हमें देता है, जल देने वाला कौन? जल तो नदी भी देती है, जल हमें कुएं से भी मिलता है, हैंडपंप से भी मिलता है, लेकिन ये जो जलद शब्द है ना ये किसी विशेष के लिए यूज हुआ है, वो है बादल। ठीक है, बादल को हम जलद भी बोलते हैं, ठीक है, इसलिए जलद जो शब्द है योग रूढ़ शब्द है। चतुर्भुज, चतुर्भुज का मतलब होता है, चतुर्भुज का क्या मतलब होगा कि चतुर का मतलब होता है चार, चतुर का मतलब क्या होता है? चार। भुज का मतलब होता है भुजा, अंग्रेजी में भुजा को आर्म्स भी बोलते हैं, आर्म्स, ठीक है। चार भुजाएं, चार भुजाएं हैं जिसकी, वो कौन? वो विष्णु जी हैं। तो चतुर्भुज जो शब्द है वो विष्णु जी के लिए प्रयोग हुआ है, इसलिए ये चतुर्भुज जो शब्द है ये योग रूढ़ शब्द है। इसके बाद है जलज, जलज, जलज हमने जैसे हमने अभी पंकज देखा, जलज भी कमल के लिए ही प्रयोग होता है, जल में उत्पन्न होता है, इसलिए हम जलज को कमल के जो है लिए प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते चार पाई, चार पाई मतलब पाई यहाँ मतलब है पैर, पाई का मतलब है यहाँ पर पैर से, ठीक है। चार पाए, वैसे तो चार पाए देखेंगे हम कुर्सी के भी होते हैं, जो है मेज के भी होते हैं, ठीक है, लेकिन ये जो शब्द है ना चार पाई, ये एक विशेष वस्तु के लिए प्रयोग हुआ है, वो होती है खाट, जिसको हरियाणा में खाट बोलते हैं, और कहीं दूसरे राज्य में इसको चारपाई के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो चारपाई कैसा शब्द हो जाएगा? योग रूढ़ शब्द हो जाएगा। जलधर, जल को धारण करने वाला कौन? जल को धारण करने वाला कौन होता है? सारा नदियों का पानी इधर उधर से बह के कहाँ जाता है? वो जाता है समुद्र में। कहाँ जाता है वो? समुद्र में, इसलिए समुद्र को हम जलधर भी बोलते हैं। देखो जलधर जो शब्द है एक विशेष अर्थ में प्रयोग हुआ है, किस विशेष अर्थ में प्रयोग हुआ है? समुद्र के लिए प्रयोग हुआ है, ठीक है, इसीलिए हम इस शब्द को जलधर को योग रूढ़ शब्द कहेंगे। ऐसे ही गिरिधर, गिरिधर किसके लिए प्रयोग होता है? गिरि को धारण करने वाला कौन? गिरि मतलब होता है पर्वत, गिरि का मतलब होता है पर्वत, और पर्वत को किसने उठाया था अपनी उंगली पे? वो थे श्री कृष्ण, ठीक है, श्री कृष्ण उठाने जो है पर्वत को अपनी उंगली पर उठाया था, इसलिए वहां से उनको नया नाम मिल गया था गिरिधर, ठीक है। तो गिरिधर, क्योंकि गिरिधर विशेष व्यक्ति के लिए प्रयोग हुआ है, भगवान के लिए, श्री कृष्ण के लिए, ठीक है। मीनाक्षी, मीनाक्षी जो है, देखो मीनाक्षी को देखेंगे तो इसके यदि हम टुकड़े करते हैं, मीन प्लस अक्षी, मीन प्लस अक्षी। अब देखो मीन का मतलब होता है मछली, मीन का मतलब क्या होता है? मछली, और अक्षी का मतलब होता है आँख, ठीक है। मीन प्लस अक्षी मतलब हो गया मछली की तरह जिसकी आँख है, वो कौन? कोई महिला हो सकती है, ठीक है, कोई लड़की हो सकती है, ठीक है। तो मीनाक्षी उसको कहेंगे जिसकी आंखें मछली की आंखों की तरह से होती है, ठीक है। त्रिनेत्र, त्रिनेत्र किसके लिए प्रयोग होता है? आप सभी जानते हैं इस संसार में 3 नेत्र किसके थे? शिव के थे, वो भगवान शिव के, इसीलिए उनके लिए त्रिनेत्र शब्द का प्रयोग किया गया। विषधर,
विषधर भी उन्हीं के लिए, क्योंकि उन्होंने विष पिया था। ठीक है, विषधर मतलब जिसने जहर को धारण किया हो। विष का मतलब होता है जहर। जहर को पीने वाले कौन थे? वो भी शिव जी थे। तो ये दोनों शब्द जो है किसी विशेष व्यक्ति के लिए, विशेष भगवान के लिए प्रयोग हुए हैं, तो इसलिए ये दोनों शब्द भी योग रूढ़ शब्द है। चक्रधर, चक्रधर को जो है देखेंगे तोड़ के शब्द को तो बनेगा चक्र प्लस धर। चक्र प्लस धर, दो शब्द हो गए। धर का मतलब होता है धारण करने वाला। चक्र को धारण किसने किया था? श्री कृष्ण के पास था चक्र। ठीक है, तो ये जो चक्रधर जो शब्द है, विशेष अर्थ एक भगवान के लिए प्रयोग हुआ जो कि श्री कृष्ण है। तो इस तरीके से ये भी शब्द योग रूढ़ शब्द बन जाएगा, क्योंकि ये अपना सामान्य अर्थ नहीं बता रहा है, ये किसी विशेष अर्थ के लिए प्रयोग हो रहा है। तो इसलिए ये सारे शब्द जो है क्या है? ये सारे शब्द योग रूढ़ शब्द हैं। तो ये हमारे जो है रचना के आधार पर तीनों भेद भी आज कंप्लीट हो गए हैं। तो उम्मीद रहेगी कि आप लोगों को ये सारे के सारे उदाहरण समझ आए होंगे। और अब जो है इसकी अगली जो वीडियो आएगी वो क्या नाम लेते हैं, रचना के आधार पर हो चुका है, और अब हम अर्थ के आधार पर समझेंगे। और जो है तब तक के लिए आप लोग जो है इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।